नमस्कार दोस्तों, आज हम सब हिंदी शिक्षण शास्त्र और संस्कृत शिक्षण शास्त्र देखेंगे। आप सोच रहे होंगे कि ये दोनों एक ही वीडियो में क्यों देख रहे हैं। पहली बात तो भाषाएं जितनी भी हैं उनका शिक्षण शास्त्र पढ़ने का तरीका लगभग सेम ही रहता है। फिर भी थोड़ा बहुत अंतर है हिंदी शिक्षण शास्त्र और संस्कृत शिक्षण शास्त्र में, वो हम लास्ट में समझ लेंगे। लगभग बाकी चीज़ें सेम हैं। हम लगभग 8 से 10 पेज में इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो पहली बात तो शिक्षण शास्त्र का मतलब क्या है। शिक्षण शास्त्र का मतलब है वह शास्त्र जो शिक्षण करने के तरीके बताए। मतलब शिक्षण शास्त्र का मतलब है उस सब्जेक्ट या उस विषय को पढ़ाने के तरीके क्या हैं, उस विषय को पढ़ाने में क्या क्या चीज़ें, क्या क्या तरीका यूज़ होगा। तो आइए देखते हैं। पहला शब्द है भाषा अधिगम, दूसरा है भाषा विकास। भाषा अधिगम का मतलब है, भाषा मतलब भाषा यानी जानकारी यानी ज्ञान, और अधिगम का मतलब होता है लर्निंग, सीखना। तो भाषा अधिगम का मतलब है पाठ्य पुस्तक निर्माण के लिए जो लर्निंग गतिविधियाँ हैं, इसमें पाठ को ध्यान रखते हैं, कक्षा वर्ग को ध्यन रखते हैं, आयु और मानसिक क्षमताओं को ध्यान रखते हैं, बच्चे की रुचि और अभिरुचि और आवृत्ति को ध्यान में रखते हैं, और ये सब देखते हुए बाल केंद्रित शिक्षण को ध्येय में रखते हुए बाल अधिगम करते हैं। और भाषा विकास क्या है। भाषा विकास का मतलब है भाषा का अर्जन। अर्जन का मतलब है प्राप्त करना, मतलब भाषा को प्राप्त करना, समाज से, परिवार से, परिवेश से, संचार से, है ना। अभिव्यक्ति क्षमता, भाषा योग्यता और भाषा दक्षता और भाषा निपुणता, ये तीनों चारों चीज़ें जब मिलती हैं तब व्यक्ति में, तब बच्चे में संप्रेषण और संभाषण का विकास होता है। यही भाषा विकास है। अगर हम आगे बढ़ें तो हम कहेंगे भाषा अधिगम वाइगोस्की ने कहा है कि विद्यालय से होगा, ठीक है। और भाषा अर्जन नोम चॉम्स्की, जो एक यूएसए के, अमेरिका के वैज्ञानिक हैं, उन्होंने कहा कि ये समाज से होगा। तो इन समाज से भाषा अर्जन और विद्यालय से भाषा अधिगम को मिला के बनता है भाषा विकास या संप्रेषण या संभाषण। फिर हम कहें मातृभाषा, तो मातृभाषा वो भाषा है जो बच्चे की पहली भाषा होती है, जो उसको उसकी माँ से या उसके परिवार से सीखने को मिलती है। इसी जैसे हमारी हिंदी है या किसी की और भी हो सकती है, मातृभाषा जरूरी नहीं हिंदी ही हो। मातृभाषा की मदद से हम सीखते हैं लक्ष्य भाषा। लक्ष्य भाषा का मतलब होता है द्वितीय भाषा, जो भाषा सीखनी है। जैसे हमें हिंदी हमारी मातृभाषा, क्योंकि वो हमारी माँ से ज़्यादा सीखी गई है, और संस्कृत या इंग्लिश या उर्दू जो भी हम सीखेंगे वो हमारी लक्ष्य या द्वितीय भाषा होगी। भाषा कौशल, बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। तो भाषा कौशल होते हैं 4 प्रकार के: सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। हियरिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। तो सबसे पहले तो बच्चा सुनता है 0 से 2 साल की उम्र में, और बोलता है 3 से 5 साल की उम्र में, पढ़ता है 3 से 7 साल की उम्र में, और लिखता है 5 से 8 साल की उम्र में। फिर देख लीजिए, सुनता है 0 से 2 साल की उम्र में, बोलता है 3 से 5 साल की उम्र में, पढ़ता है 3 से 7 साल की उम्र में, और लिखता है 5 से 8 साल की उम्र में। अब ये इसको ये मत मानिएगा कि कोई इतना मतलब दायरा खिंचा हुआ है कि बच्चा सुनेगा इतने में, बोलेगा इतने में, पढ़ेगा इतने में, लिखने में इतने में। ये सारी चीज़ें साथ साथ चलती हैं, अंतर संबंधित हैं और परस्पर निर्भर है एक दूसरे पर, ये साथ साथ चलती हैं। फिर अगली चीज़ है कि भाषा असक्षमता या निर्योग्यता या अयोग्यता या निःशक्तता, किसी भी प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है। कितने प्रकार की होती है, क्या क्या होती है। तो एक चीज़ होती है वाचन संबंधी अधिगम अक्षमता। तो इसमें 2 चीज़ होती हैं, अफेजिया और डिस्फेजिया। तो कहीं पर भी अफेजिया और डिस्फेजिया लिखा मिल जाए तो समझ जाए कि उसका मतलब वाचन से है। फिर है पठन संबंधी अधिगम जो अक्षमताएँ होती हैं, पढ़ने संबंधी। तो उसमें होती है अप्रैक्सिया, डिस्प्रैक्सिया, अलेक्सिया और डिसलेक्सिया, ठीक है। डिसलेक्सिया अंग्रेजी में मैंने पढ़ा है, पर हिंदी में आप समझिए इसको। लेखन संबंधी अधिगम क्षमता कौन सी है, जिसमें लिखने में दिक्कत आती है। तो उसमें होती है अग्राफिया, डिस्ग्राफिया, असम्बोलिया और डिसम्बोलिया। गणना संबंधी कौन सी होती है, अकैरिकुलिया और डिसकैरिकुलिया। और सुनने संबंधी जो अक्षमता होती है अधिगम की, होती है व्यक्ति जब बधिर हो या आंशिक बधिर हो या श्रवण ह्रास हो, सुननाई कम देता हो। फिर अगली चीज़ है देखने संबंधित असक्षमता। तो देखने संबंधित असक्षमता जो है वो है वर्णांतता, यानी रात में न देख पाना, दिन में देख लेना। हालांकि वर्णबंध का मतलब होता है जब कलर में अंतर न कर पाना। अमरूद को हरा कहे, लाल को, सेब को लाल कहे, लेकिन कभी कभी वो अमरूद और सेब ही न समझ पाए और उसको हरे लाल में कन्फ्यूजन हो जाए। फिर वाचन देखिए, तो वाचन का शाब्दिक मतलब होता है बोलना। इसकी परिभाषा है मौखिक रूप से जब हम अपने भाव की अभिव्यक्ति करते हैं तो वह वाचन, मौखिक रूप में विचारों का आदान प्रदान, यही वाचन है। वाचन के प्रकार कितने हैं, तो शिक्षक और छात्र के स्तर पर देखा जाए तो लगभग 3 या बेसिकली 2 ही वाचन हैं। तो देखते हैं, पहला वाचन है शिक्षण के वाचन। तो शिक्षक जब वाचन करेगा तो उसके 3 प्रकार के वाचन हैं: आदर्श वाचन, अनुवाचन और अनुकरण वाचन। देखो, एक वाचन है बोला है शिक्षक के द्वारा और एक बच्चे के द्वारा। तो बच्चा जो करेगा तो उसके भी 3 प्रकार हैं, और जो शिक्षक करेगा उसके भी 3 प्रकार हैं। शिक्षक के वाचन के 3 प्रकार हैं: आदर्श वाचन, अनुवाचन, अनुकरण वाचन। आदर्श वाचन का मतलब होता है जब केवल शिक्षक शुद्ध उच्चारण करता है और छात्र सुनते हैं निष्क्रिय होकर। और अनुवाचन में पहले शिक्षक उच्चारण करता है, तदनुपरांत छात्र जो है उसका शुद्ध उच्चारण करते हैं, उसी का अनुकरण कर मतलब अनुवाचन करते हैं दोबारा। अनुकरण वाचन का मतलब होता है जिसमें शिक्षक और छात्र
दोनों एक साथ उच्चारण आरंभ करते हैं और एक साथ समाप्त करते हैं। तो 3 प्रकार का वाचन है शिक्षक का। एक में जब वो बोलता है तो बच्चे सुनते हैं, और एक में वो बोलता है उसके बाद बच्चे बोलते हैं, और एक में बच्चा और वो दोनों साथ में बोलते हैं। तो जब वो बोलते हैं यानी शिक्षक बोलते हैं, बच्चा शांत रहता है, सुनता है, समझता है, तो उसको हम बोलते हैं आदर्श वाचन, जिसमें बच्चा निष्क्रिय अवस्था में रहता है। अनुवाचन का मतलब होता है जब पहले शिक्षक बोलेगा तब बच्चे बोलेंगे। अनुकरण वाचन में होता है कि जब शिक्षक और छात्र साथ साथ बोलते हैं और साथ साथ समाप्त करते हैं। तो 3 प्रकार का वाचन हो गया, अनुवाचन, आदर्श वाचन, अनुवाचन, अनुकरण वाचन। आदर्श वाचन में शिक्षक बोलेगा, छात्र सुनेंगे। अनुवाचन में शिक्षक बोल लेगा तब छात्र बोलेंगे, और अनुकरण वाचन में साथ साथ बोलेंगे, साथ साथ खत्म करेंगे। फिर छात्र के वाचन भी 3 प्रकार के होते हैं, सस्वर वाचन, मौन वाचन, सस्वर वाचन, मौन वाचन और द्रुत वाचन। सस्वर वाचन का मतलब होता है स्वर के साथ वाचन, अर्थात अर्थ ग्रहण करते हुए शुद्ध उच्चारण तेज आवाज़ के साथ करना, मतलब अर्थ को समझते हुए तेज आवाज़ में उच्चारण करना। इसमें जैसे नाटक होता है, कविता होती है, उपन्यास होता है, एकांकी होती है, लघु कथा होती है, उसमें इसी का यूज़ करते हैं। फिर मौन वाचन क्या है? मौन वाचन का मतलब होता है जो कल्पना शक्ति, चिंतन, तर्क, इन सबको विकसित करने के लिए मौन वाचन किया जाता है, मतलब दिमाग में ही बिना बोले। गहन अध्ययन करते समय मौन वाचन करते हैं। मौन वाचन में बिना आवाज़ के होठों को बुदबुदाते हुए वाचन करते हैं। मौन वाचन का प्रयोग प्राथमिक स्तर पर 1 से 5 पर न करके उच्च प्राथमिक स्तर की कक्षाओं में अधिकांशतः किया जाता है। एक्चुअली में जब बच्चा छोटा होता है यानी प्राइमरी स्तर पर होता है, तब उसमें इतना दिमाग विकसित नहीं होता है कि वो मौन वाचन कर सके, तब उस समय हम सस्वर वाचन या ही कराते हैं। लेकिन जब वो 6 से 8 में आता है, प्राथमिक उच्च प्राथमिक में आता है, तब हम उसको मौन वाचन की शुरुआत करा देते हैं। द्रुत वाचन का मतलब होता है, देखो द्रुत का मतलब ही होता है शीघ्र, तो द्रुत वाचन का मतलब होता है शीघ्रता के साथ भाव ग्रहण करते हुए उच्चारण। इसमें कहानी है, कथा है, निबंध है, यात्रावत्त है, रेखा चित्र है, संस्मरण है, आदि विधाओं में द्रुत वाचन किया जाता है। तो ये होता है भाग वाचन के प्रकार होते हैं। फिर अगला है भाषा शिक्षा शास्त्री या भाषा मनोवैज्ञानिक। तो वो क्या बोलते हैं भाषा के बारे में? तो इसमें 2-3 लोग हैं, जैसे चॉम्स्की हैं, वाइगोस्की हैं, स्किनर हैं, पियाजे हैं। फिलहाल हम 3 के बारे में देख लेते हैं। चॉम्स्की बोलते हैं कि चॉम्स्की का ज़्यादा जोर रहता है भाषा अर्जन पे, और ये कहते हैं कि बच्चे में जो भाषा अर्जन है, अर्जन मतलब भाषा जो प्राप्त करने की क्षमता है, वो जन्मजात होती है ना। और हालांकि इसके विकास में, भाषा अर्जन के विकास में समाज की महती भूमिका है। तो चॉम्स्की क्या बोलते हैं? चॉम्स्की भाषा अर्जन पर जोर देते हैं और कहते हैं कि भाषा अर्जन की क्षमता बच्चे में जन्म से होती है और वो भाषा विकास समाज से होता है। वाइगोस्की क्या बोलते हैं? वाइगोस्की बोलते हैं कि वाक अंतःक्रिया का सिद्धांत देते हैं। ठीक है, वाक अंतःक्रिया, जब खाली अंतःक्रिया आएगा तो पियाजे लगा देंगे, जब वाक अंतःक्रिया आएगा तो वाइगोस्की लगा देंगे। वाइगोस्की के सिद्धांत का नाम है सामाजिक सांस्कृतिक अधिगम सिद्धांत। इस सिद्धांत को समझने के लिए चाहे वाइगोस्की का हो चाहे पियाजे का, आप मेरी CDP की मैराथन देख सकते हैं, उसमें मैंने पढ़ा दिया है। सामाजिक सांस्कृतिक अधिगम सिद्धांत वाइगोस्की का है। इसमें ये भाषा अर्जन और भाषा अधिगम दोनों को मिलाने की बात करते हैं। भाषा विकास में विद्यालय और शिक्षक की बड़ी भूमिका होती है। और स्किनर अनुकरण के सिद्धांत पर जोर देते हैं कि साथ साथ पढ़ा जाए, साथ साथ बोला जाए। पुनर्बलन पर जोर देते हैं कि रीइंफोर्समेंट किया जाए, बच्चे को अवार्ड दिए जाए। ठीक है, प्रतिपुष्टि के माध्यम से यानी फीडबैक के माध्यम से, जो है रिप्लाई के माध्यम से भाषा का विकास होगा। अब भाषा क्या है? तो भाषा वैसे तो भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है जानना। तो उसको अगर हम शाब्दिक रूप से देखें तो कहते हैं विचारों को व्यक्त करने और दूसरे के विचारों को समझने, यानी खुद के विचारों को बोलने और दूसरों के विचारों को समझने का जो साधन है वही है भाषा। इसमें ज्ञान प्राप्ति का साधन, सामाजिक विचारों को सामाजिक जीवन को सार्थक करने के लिए, विचारों के आदान प्रदान के लिए, साहित्य, कला, संस्कृति और सभ्यता के विकास के लिए भाषा का यूज़ करते हैं। फिर भाषा अर्जन क्या है? तो जैसे चॉम्स्की ने बोला कि भाषा जन्मजात अर्जन करने की क्षमता होती है, हालांकि वार्तालाप करके सहज रूप से भाषा का प्रयोग करें, भाषा विकास समाज में हो। स्वाभाविक प्रक्रिया है भाषा अर्जन, वातावरण का प्रभाव होता है, लेकिन सहज प्रक्रिया है, अनौपचारिक प्रक्रिया है, यानी कि हम सर जरूरी नहीं कि स्कूल कॉलेजेस में ही पढ़ें, इंस्टीट्यूशंस में ही पढ़ें, संस्थाओं में ही पढ़ें, हम आस-पास भी समझ सकते हैं। अचेतन या अवचेतन प्रक्रिया है, इसमें हम शांत रहकर भी, यानी बिना कुछ अपने शरीर को हिलाए डुलाए या बातचीत किए भी हम बात समझ सकते हैं, भाषा अर्जित कर सकते हैं। संबंध मातृभाषा से ज़्यादा है इसका। तो अगर हम भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर करें तो भाषा अर्जन का जो प्रक्रिया है वो अवचेतन है, और जो भाषा अधिगम है वो चेतन प्रक्रिया है। भाषा अर्जन अनौपचारिक प्रक्रिया है, भाषा अधिगम औपचारिक प्रक्रिया है। भाषा अर्जन स्वाभाविक प्रक्रिया है और भाषा अधिगम नियमबद्ध प्रक्रिया है। भाषा अर्जन मातृभाषा में ज़्यादा होता है और भाषा अधिगम दूसरी भाषा या लक्ष्य भाषा में ज़्यादा होता है। फिर मातृभाषा क्या है? मातृभाषा है भाषा का पहला रूप जो हमेशा अर्जित करने पे आता है, माँ से ही आता है या परिवार से आता है। फिर भाषा के विविध रूप कौन से हैं? तो भाषा के विविध रूप तो वैसे बोली भी है, जब छोटे क्षेत्र पर बोली जाए तो बोली, बड़े क्षेत्र पर बोली जाए तो उपबोली, थोड़ा और बड़े क्षेत्र पर बोली जाए तो उपभाषा, और थोड़ा और बड़े क्षेत्र पर बोली जाए और उसका व्याकरण भी बनने लगे, साहित्य भी लिखा जाने लगे तो भाषा।
अब भाषा में भी कहीं से मातृभाषा है, जो बच्चा बचपन से सीखता है माँ से, परिवार से, वो मातृभाषा है। राष्ट्रभाषा जब किसी देश, पूरे देश की एक ही भाषा हो और वही राष्ट्रभाषा होती है। हालांकि भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, जैसे फ्रांस की फ्रेंच है, जर्मन की जर्मनीज़ है, ठीक है, इटली की इटालियन है, इंग्लैंड की इंग्लिश है वैसे, लेकिन हमारी कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। राजभाषा का मतलब क्या है कि वो भाषा जो सरकारी ऑफिसों में, विश्वविद्यालयों में, कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटीज़ में या संस्थाओं में प्रयोग होती है ऑफिशियल वर्क या आधिकारिक कार्य के तौर पे। हालांकि हमारी 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं दी है, पर राजभाषा के रूप में हिंदी को माना गया है भाग 17 में अनुच्छेद 343 के अंदर। फिर भाषा सीखने के चरण कौन से हैं, काफ़ी क्वेश्चन आते हैं कि 6 सप्ताह का जब बच्चा होता है ना, 6 सप्ताह का मतलब कह सकते हो लगभग 1.5 महीने का, तो बच्चा कूकना शुरू करता है और 1 से 6 महीने के अंदर वो बलबलाना शुरू करता है। एक शब्द जब बोलना शुरू करता है तो मम्मी पापा, तो वो 1 साल 4 महीने में बोलना शुरू करता है। 2 शब्द उच्चारण करता है 18 महीने से लेकर 24 महीने तक, यानी 1.5 से 2 वर्ष, और लंबे उच्चारण करता है 2 से 4 साल के बीच। फिर प्रोफेसर स्मिथ का पूछा गया है काफ़ी बार, तो प्रोफेसर स्मिथ कहते हैं कि 1 साल में बच्चा 3 शब्द बोलता है, 2 साल में 272 और 3 साल में 2072। फिर भाषा शिक्षण की विधियाँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो पहली विधि है आगमन विधि, जो सबसे सर्वोत्तम विधि है, और दूसरी विधि है निगमन विधि। हम इसको सामान्य तौर से कंपेयर करके समझेंगे। आगमन विधि का मतलब है कि पहले उदाहरण दिए जाएंगे, तब नियम बताए जाएंगे, पहले प्रयोग किया जाएगा, तब सिद्धांत बताया जाएगा, पहले जैसे की बात होगी तब परिभाषा की बात होगी, यानी ये आगमन से निगमन यानी विशिष्ट से सामान्य की हो जाता है। और निगमन विधि में ठीक उसका उल्टा होता है, पहले नियम बताए जाते हैं, तब उनको उदाहरणों से प्रूव करते हैं, सिद्धांत बताए जाते हैं, तब उनको प्रयोगों से साबित करते हैं, परिभाषाएं बताई जाती हैं, तब उसको जैसे से बताया जाता है। निगमन से आगमन की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर। व्याकरण की सेकंड बेस्ट विधि है निगमन, और बेस्ट विधि है आगमन, जो गणित की बेस्ट विधि है। तो अगर हम सामान्य तौर पर समझना चाहें तो जैसे गायें दूध पीती हैं, माफ़ करना, गायें दूध देती हैं, तो ये हो गया, हमने सेंटेंस बोल दिया, यानी वाक्य बोल दिया, ये एक सिद्धांत है। तो सिद्धांत बोल के अब हम शब्द गाय, देखो ये गाय भी देती है, वो गाय भी देती है, तो हम उदाहरण दे रहे हैं, तब ये निगमन विधि है। जब हम कहेंगे कि देखो ये गाय दूध दे रही है, ये गाय दूध दे रही है, ये गाय दूध दे रही है, फिर हम बताएंगे गायें दूध देती हैं, तो हम उदाहरणों से जब नियम की ओर आएंगे तो वो आगमन है, और जब नियमों से उदाहरणों की ओर जाएंगे तो वो निगमन हो जाएगा। ठीक है, ऐसे समझ लीजिए, नी से निगम और नियम पहले आ जाएगा। फिर खेल विधि क्या है, तो खेल विधि में भी 3 प्रकार की विधियाँ हैं। तो खेल विधि 3 प्रकार की है। पहली है किंडरगार्टन विधि। किंडरगार्टन विधि का मतलब बगीचा विधि या मैदानी विधि भी है। इसको दिया है फ्रोबेल नाम के वैज्ञानिक ने, जो जर्मनी के मनोवैज्ञानिक है। उन्होंने प्ले ग्रुप से कक्षा 3 तक के लिए दिया है, या कह सकते हो प्री प्राइमरी के नीचे स्तर तक का। उन्होंने कहा है पाठ्य पुस्तक और पाठ्यक्रम खिलौने के रूप में हो बच्चे के लिए, कागज़ के, लकड़ी के, प्लास्टिक के। जैसे उसको अगर ए बताना है तो ए नाम का लकड़ी का एक कार्ड बना लो, या उसको जो है गाय समझानी तो गाय का एक कार्ड बना दो। तो यानी कार्ड से या कागज़ों से, प्लास्टिक से हम खिलौने के रूप में बच्चे को पाठ्य पुस्तक और पाठ्यक्रम पढ़ाएंगे। मॉन्टेसरी विधि क्या है, मॉन्टेसरी विधि पहली बात तो मारिया मॉन्टेसरी ने दी थी। इसमें है कि पाठ्यपुस्तक को खेल खेल में पढ़ाएं और समझाने पर जोर दिया गया है। तो पाठ्यपुस्तक को खेल गतिविधि में छात्रों को सक्रिय रखने समय पढ़ाया गया है, और प्रायः उच्च प्राथमिक स्तर पर इसका यूज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए कि उच्च प्राथमिक स्तर पर गांधी को का जो पाठ है उसमें 12 पेज है। अब गांधी का पाठ पढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, 5 कार्ड बना लेंगे 6 × 3 इंच के, कम ज़्यादा भी हो सकता है, और ताश की तरह आपस में मिक्स कर देंगे और कह देंगे कि हर बच्चा 5 कार्ड बना के लाएगा, और उसको मिक्स कर देंगे। फिर हम उसमें से एक एक करके ताश की तरह निकालेंगे और क्वेश्चंस पूछेंगे 3 राउंड्स में। इससे जो बच्चा आंसर देगा, अच्छी बात, नहीं देगा दूसरा देगा, तो इससे मॉन्टेसरी विधि के द्वारा हम शिक्षण कराएंगे। फिर तीसरा है मैदानी विधि, जो हेनरी कुक करते हैं। मैदानी विधि में हेनरी कुक करते हैं शारीरिक विकास को ध्यान में रखते हुए बच्चे को खेल के मैदान में खेल के माध्यम से शारीरिक कुशलता विकसित करने पर जोर दिया जाता है। ठीक है, तो किंडरगार्टन विधि फ्रोबेल, मॉन्टेसरी विधि मारिया मॉन्टेसरी, और मैदानी विधि हेनरी कुक। आइए आगे देखते हैं। अगला है कहानी विधि या कथा या पाठशाला विधि। अब बच्चों जो होते हैं, बहुत छोटे बच्चे, तो उनको कहानियाँ बड़ी पसंद होती हैं, तो सब क्योंकि वो सरल होती हैं, सहज होती हैं, बोधगम्य होती हैं। तो छात्रों की योग्यता, क्षमता, अभिरुचि, आयु, कक्षा वर्ग के अनुरूप कहानियाँ बनाकर भी हम पढ़ा सकते हैं। फिर है परियोजना या योजना विधि या प्रायोजना या प्रोजेक्ट विधि, जिसको जॉन डीवी ने नहीं दिया है, उनके शिष्य किलपैट्रिक ने दिया है। कई बार कन्फ्यूजन होता है, तो परियोजना विधि जॉन डीवी ने न देके जॉन डीवी के शिष्य किलपैट्रिक ने दिया है। इसकी विशेषता है शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक क्रिया तीनों एक साथ करता है बच्चा। प्रश्नोत्तर या सुकराती या संवादी विधि क्या है, जिसमें प्रश्न कर करके उत्तर पूछ के समस्याओं का हल निकाल के क्वेश्चन करते हैं और पढ़ाते हैं। संश्लेषण विधि और विश्लेषण विधि। संश्लेषण विधि में क्या करते हैं, विषयों, तथ्यों, प्रसंगों, घटनाओं का स्पष्टीकरण कम से कम शब्दों में करते हैं, संश्लेष से चिपका देते हैं। और विश्लेषण का मतलब होता है जब विषयों को, तथ्यों को, प्रसंगों को, घटनाओं को बिंदुवार धीरे धीरे स्पष्ट करते हैं।
फिर है दंडान्वय विधि, खंडान्वय विधि और ड्रकाली विधि। इन तीनों विधि का यूज़ हिंदी शिक्षण में नहीं बल्कि संस्कृत शिक्षण में करते हैं। दंडान्वय विधि का दंड का मतलब है आपके वाक्य। दंडान्वय विधि का मतलब है जब पद शिक्षण की या कविता की सर्वश्रेष्ठ विधि है। इसमें पहले गीत, श्लोक, मंत्र, कविता की पूरी पंक्ति को पढ़कर अर्थ बताते हैं। खंडान्वय विधि में टुकड़े या खंड से अर्थ बताते हैं और पूरे वाक्य को एक साथ न पढ़ के प्रत्येक शब्द का अर्थ बताते हुए शिक्षण कार्य करते हैं। ठीक है, तो दंडान्वय विधि में क्या है कि हम एक लाइन पढ़ेंगे, अर्थ बताएंगे, और खंडान्वय विधि में क्या है कि हम पूरे वाक्य को एक साथ न पढ़कर टुकड़ों में पढ़ते पढ़ते अर्थ बताएंगे। ड्रकाली विधि भी पद शिक्षण की विधि है। इसमें बिना अर्थ ग्रहण किए कविता, गीत, श्लोक या मंत्रों को कंठस्थ कराया जाता है। और व्याकरण विधि क्या है, अन्य भाषा के नियमों को कुछ शब्दों के साथ सिखाया और याद कराया जाता है, शब्द समायोजन या व्याकरणिक नियम के आधार पर। अनुवाद विधि में अनुवाद करा के बोलने पर ज़्यादा अवसर नहीं होता है, पढ़ने लिखने पर ज़्यादा अवसर होता है। प्रत्यक्ष या मौखिक वार्तालाप विधि में सिर्फ लक्ष्य भाषा को आधार माना जाता है। और संप्रेषण विधि और भी छोटी मोटी विधियाँ। फिर देखिए जीन पियाजे ने सिद्धांत दिया है अहम केंद्रवाद। ठीक है, और ये कहते हैं कि भाषा को संज्ञानात्मक विकास हेतु बहुत महत्वपूर्ण नहीं माना। और कहते हैं कि 2 से 6 साल में बच्चा जब अहम केंद्रवाद के स्तर पे होता है तो वो खुद को ही सब कुछ मानता है। और इसमें ये कहते हैं पियाजे जी बोलते हैं कि पहले विचार आया और तब भाषा आई। और ये यहाँ तक कहते हैं कि पहले विचार आया, भाषा तो आई ही, लेकिन भाषा को विचार सुनिश्चित भी करता है। लेकिन वाइगोत्स्की कुछ और बोलते हैं। वाइगोत्स्की बोलते हैं कि बच्चा परिवेश से अंतःक्रिया करके सीखता है और ज्ञान निर्माण करता है। मानव का सर्वश्रेष्ठ यंत्र है, वाइगोत्स्की ने कहा भाषा। और ये कहते हैं सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत देते हैं। ठीक है, अंतरीकरण अवलोकन की बात करते हैं और भाषा के 3 पक्ष देते हैं, सामाजिक वाक, निज वाक और आंतरिक मौन वाक। सोशल जो है स्पीच, प्राइवेट स्पीच एंड इनर स्पीच। तो सामाजिक वाक होता है 2 वर्ष तक, निज वाक होता है 3 से 6 वर्ष तक, आंतरिक मौन वाक होता है 6 वर्ष तक। और ये बोलते हैं भाषा और विचार अलग अलग होते हैं लेकिन बाद में वो मर्ज हो जाते हैं। तो पियाजे और वाइगोत्स्की में एक बड़ा अंतर है। पियाजे बोलते हैं कि भाषा और विचार अलग है, स्वतंत्र है। भाषा विचारों को जो है विचार भाषा को तय करते हैं और विचार पहले आते हैं, भाषा बाद में। जबकि वाइगोत्स्की बोलते हैं विचार और भाषा पहले स्वतंत्र होती है लेकिन बाद में मिक्स हो जाती है। नॉम चॉम्स्की बोलते हैं भाषा सीखने की जन्मजात शक्ति जन्मजात शक्ति होती है बच्चे में, और भाषा अर्जन 5 साल तक ज़्यादा सक्रिय होता है। भाषा कौशल 4 प्रकार का है, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। पढ़ने में स्वर और मौन। तो इसमें सुनना और जो पढ़ना है उसमें गृहात्मक कौशल है ना, ग्रहण करने की बात है। और बोलने और लिखने में अभिव्यक्तिगत कौशल है, इसमें अभिव्यक्ति आती है। ठीक है, फिर लेखन के प्रकार भी 3 हैं, श्रुतलेख या इमला और सुलेख और अनुलेख। श्रुतलेख या इमला का मतलब होता है सुनकर लिखना, जैसे नहीं बच्चे छोटे पर बोलते थे, सुनते थे और वही लिख लेते थे। सुलेख का मतलब सुंदर लेख, और अनुलेख का मतलब अक्षरों की अनुरेखण या लेख। फिर शिक्षण जो होता है वो त्रिआयामी होता है। पहले लोग 2 आयामी मानते थे, पर जॉन डीवी ने कहा नहीं, त्रिआयामी है। अध्यापक, छात्र और विषय वस्तु। अध्यापक स्वतंत्र है, छात्र परतंत्र है और विषय वस्तु हस्तक्षेप रहित है। शिक्षण सूत्र क्या है मेनली? तो मेनली है मूर्त से अमूर्त की ओर, सरल से जटिल की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर। आगे देखिए, थोड़ा ही बचा होगा मेरे ख्याल से, 1 पेज 2 पेज 2 ही पेज बचे हैं। शिक्षण सहायक सामग्री कौन सी हैं? मतलब शिक्षण सहायक सामग्री का मतलब ये है जो हेल्प करें, एडिशनल चीज़ें हों, सप्लीमेंट्री चीज़ें हों पढ़ाने में, है ना। इसमें दृश्य होती हैं, श्रव्य होती हैं, दृश्य श्रव्य होती हैं और क्रिया सहायक सामग्री। दृश्य सामग्री मतलब विजुअल एड, जो दिखा के पढ़ाया जाए, जैसे श्यामपट है ना, चार्ट है, ठीक है, मानचित्र है, पुस्तक है। श्रव्य सामग्री मतलब जो सुन के पढ़ाया जाए, रेडियो, माइक्रोफोन, एम्पलीफायर, ग्रामोफोन, टेप रिकॉर्डर। दृश्य श्रव्य सामग्री मतलब जिसमें ऑडियो भी हो, विजुअल भी हो, जैसे फिल्म प्रोजेक्टर है, टीवी है, चलचित्र है, यूट्यूब वीडियोज़ हैं। क्रिया सहायक सामग्री का मतलब होता है फील्ड ट्रिक, जिसमें हम फील्ड में ले जाके एक्टिविटी करते हुए पढ़ाते हैं। फिर मूल्यांकन और उपचारात्मक शिक्षण क्या है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। मूल्यांकन एक ऐसी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिससे शिक्षक छात्र के ज्ञान और सीखने की प्रक्रिया का आकलन करते हैं। तो मूल्यांकन का मतलब होता है आकलन प्लस मापन, यानी इवैल्यूएशन बराबर एसिमिलेशन, मूल्यांकन बराबर आकलन प्लस मापन। ठीक है, यानी मापन क्या है, बच्चे ने कितना सीखा, कितना % सीखा। और आकलन का मतलब है कि ऊपरी स्तर पर जाना है कि बच्चा कैसे सीखता है, क्या सीख रहा है वगैरह वगैरह। तो पहले आकलन करते हैं, फिर निरीक्षण करते हैं, फिर परीक्षण, फिर निदान, फिर उपचार, फिर मापन और फिर मूल्यांकन। आकलन का उद्देश्य क्या है ना। तो आकलन का उद्देश्य छात्रों की समस्या को दूर करना, छात्रों ने कितना सीखा ये जानना, छात्रों की योग्यता और कुशलताओं को पहचानना। निदानात्मक परीक्षण, उपचारात्मक परीक्षण एकदम मिले हुए हैं। निदानात्मक परीक्षण में पहले हम डायग्नोज करते हैं, समस्या की पहचान करते हैं, असफलता कठिनाई की जांच करते हैं, पहचान करते हैं। और उपचारात्मक परीक्षण में उसका उपचार करते हैं, हल करते हैं समस्या का। उपलब्ध परीक्षण क्या है, बच्चे ने क्या सीखा, जो है
ये अनुमान लगाते हैं तो भाषा कौशल कहाँ तक सीखा, ये सब उपलब्धि परीक्षण है। दक्षता परीक्षण का मतलब होता है बच्चा विषय को कहाँ तक समझ पाया। और अभिरुचि परीक्षण का मतलब होता है सफलता का अनुमान या रुझान की जांच करते हैं। मुख्य कौशल सुनना और बोलना है और पुनर्बलन कौशल बोलना और लिखना है। बहुभाषी क्या है कि एक ही कक्षा में कई भाषा बोलने वाले बच्चे मातृभाषा का प्रयोग संसाधन के रूप में करते हैं। और पाठ्य पुस्तक के रूप में जब संसाधन की बात की गई तो कहा गया कि पाठ्य पुस्तक रंग बिरंगी होनी चाहिए, आसान भाषा में लिखी होनी चाहिए, व्यावहारिक ज्ञान पर आधारित होनी चाहिए और बच्चे के स्तर के अनुरूप होनी चाहिए। पितृभाषा सूत्र क्या है, कोठारी आयोग ने दिया है, ये हम लोग बाद में भी पढ़ेंगे फिर, कि पहला 3 भाषाएं पढ़ाई जानी चाहिए। पहली भाषा मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा हो, दूसरी भाषा हिंदी या कोई आधुनिक भारतीय भाषा हो, और तीसरी भाषा भी हिंदी या अंग्रेजी होनी चाहिए। फिर ये लास्ट का इम्पोर्टेंट है कि क्या भूमिका है शिक्षक की छात्र की और क्या उनका संबंध है। तो शिक्षक की भूमिका क्या है कि शिक्षक जब पढ़ा रहा हो तो वो उसकी भूमिका कैसी होनी चाहिए। तो शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए सहायतादाता के रूप में, परामर्शदाता के रूप में, सुविधादाता के रूप में, मित्रवत व्यवहार के रूप में, सहानुभूति देने के लिए, सहयोग और धैर्य के रूप में। छात्र की भूमिका क्या है शिक्षण में कि वो रुचि ले, जिज्ञासु हो, स्वयं करके सीखने के लिए तत्पर हो, तत्परता आए उसमें, लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास हो उसमें, स्व अनुशासन लाए अपने आप में, समूह में कार्य करना सीखे, मूल कर्तव्यों का पालन करें, सहयोग की भावना का विकास करें और 2 या 2 से ज़्यादा इंद्रियों के प्रयोग के द्वारा अधिगम प्राप्त करें। शिक्षक और छात्रों का संबंध कैसा होता है, तो शिक्षक और छात्र दोनों सक्रिय होते हैं और स्वयं करके सीखते हैं। प्रयोग, स्वाध्याय, अभ्यास, समुदाय, समूह, स्वयंभूत क्रिया द्वारा। समावेशी शिक्षा क्या है, सबका साथ सबका विकास। नॉर्मली बोले तो एक ही छत के नीचे हर प्रकार के बच्चे को पढ़ाना, चाहे वो चिल्ड्रन विद स्पेशल विद नीड्स हो, यानी चाहे वो विकलांग हो या फिर वो प्रतिभाशाली हो या फिर सामान्य हो। सकारात्मक शब्दावलियाँ क्या है, नकारात्मक शब्दावलियाँ क्या है, यानी अगर किसी क्वेश्चन में ये शब्दावलियाँ मिले जो पहले सकारात्मक के दी है तो वो क्वेश्चन सही होगा, और अगर नीचे वाले नकारात्मक दी है तो वो सही नहीं होगा ज़्यादातर। तो प्रोत्साहन देना, पुनर्बलन देना, अभिप्रेरणा, स्वच्छंदता, आज़ादी, समूह समुदाय में कार्य, तो ये सकारात्मक शब्दावलियाँ हैं। संकुचित स्थिति, कम महत्वपूर्ण, सीमा निर्धारण, कंठस्थीकरण, बल प्रयोग, बल देना, जोर देना, अच्छे अंक के लिए पढ़ना, नियम निर्धारण, मात्र या केवल या एक ही, ऐसे शब्द आएँ तो समझ जाइएगा कि ये नकारात्मक शब्दावली है। यहाँ पे मेरे ख्याल से हम लोगों ने हिंदी शिक्षण शास्त्र समाप्त कर लिया है। हिंदी व्याकरण नहीं पढ़ा है, ना ही गद्यांश पढ़ा है, हम लोग हिंदी शिक्षण शास्त्र समाप्त किया है और इससे 15 क्वेश्चन आते हैं। चाहे आप हिंदी शिक्षण शास्त्र के रूप में समझ लें, चाहे आप जो है संस्कृत शिक्षण शास्त्र के रूप में समझ लें, भाषाओं का शिक्षण शास्त्र लगभग सेम होता है, हालांकि बाकी सब्जेक्ट्स का अलग होता है। अगली बार जब हम मिलेंगे तो हम सामाजिक शिक्षण शास्त्र को पढ़ रहे होंगे और पेपर्स के पहले इसको भी कंप्लीट कर लिया जाएगा। धन्यवाद।